नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जो सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं। उसमें हमने काफ़ी जो वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थिंकर हैं उनको हमने कवर कर लिया है। आज हम फोकस करेंगे रूसो पे। बेसिकली यदि आप रूसो की वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो ये वीडियो डायरेक्ट देखने से पहले आपको थॉमस होब्स को कवर करना पड़ेगा, फिर आपको जॉन लॉक को कवर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रूसो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए पहले उनको कवर कर लें। जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई है उनको आप अच्छे से देख लें, तो फिर आपको रूसो की वीडियो देखनी है ताकि आपको रूसो अच्छे से समझ में आ जाए। खैर, आज हम रूसो पे फोकस करने वाले हैं। तो रूसो जो एक लड़का जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में जन्मा, उनकी जो एजुकेशन है वो भी कोई एक एलीट जो इंस्टीट्यूट है उनसे नहीं हुई थी। फिर भी उनको क्यों फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला जाता है, फिर भी उनको क्यों फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोला जाता है, फिर भी उनको क्यों फादर ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी बोला जाता है, उनको क्यों बोला जाता है फादर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कैसे वो बताते हैं कि स्टेट की पॉपुलेशन 10,000 ही ठीक है, कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं वो। जहाँ प्लेटो को हम देखते हैं कि वो अपनी पॉपुलेशन सिटी स्टेट की 5,040 बताते हैं, यहाँ ये अपने जो स्टेट है उसकी पॉपुलेशन 10,000 बताते हैं। कैसे वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को जस्टिफाई करते हैं, कैसे वो स्टेट ऑफ नेचर जो कि बिल्कुल थॉमस होब्स के अगेंस्ट बताते हैं अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, कैसे वो जो अपनी जो थिंकिंग है, जो अपनी थॉट प्रोसेस है, जो उसके उन्होंने जो इम्पोर्टेंट वर्क और जो बुक्स लिखी हैं उन पे किस हिसाब से वो अलग अलग जगह जिनेवा में जब हम उनका जो अर्ली चाइल्डहुड और यूथ जब वो जवान थे उसमें, तो उन सब के जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उन सब के बारे में आज हम रूसो के बारे में देखेंगे, ताकि आपको पता लगे कि उनको क्यों फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला जाता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के फादर बोला जाता है, और पॉपुलर सॉवरेनिटी के फादर उनको बोला जाता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, और कैसे उन्हें जो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो आपके जो क्रिश्चियनिटी में जो आते हैं, ठीक है, जो सेक्शन जो बने हुए हैं क्रिश्चियनिटी में, उनका कैसे उनको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। तो आज हम रूसो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो रूसो का जन्म 1712 में हुआ था। 1712 में उनका जो जन्म हुआ था वो जिनेवा आपके स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, ठीक है। और जो उनका जो बचपन था वो इतना खास नहीं बीता था। क्यों? क्योंकि जब वो काफ़ी छोटी उम्र के थे तब उनकी माताजी का देहांत हो गया था, और उनके फादर वॉच मेकर थे, घड़ी बनाते थे, ठीक है। और उनके जो फादर वहाँ पे जिनेवा में घड़ी बनाते थे, लेकिन वो भी उनको 10 साल तक ही मतलब उनका पालन पोषण कर पाए। उसके बाद उन्होंने भी जो उनके पालन पोषण और एजुकेशन के लिए उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको रूसो को सौंप दिया गया। ऐसा क्यों होता है, एक छोटी सी स्टोरी में बताऊंगा। उनके फादर जिनेवा में क्या रहते हैं, एक वॉच मेकर रहते हैं। तो इसी टाइम पे उनका जो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एक फ्रेंच जो आर्मी ऑफिसर था उसके साथ। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो दूसरे देश का आपका आर्मी ऑफिसर, ठीक है, और वो आया हुआ है जिनेवा में, ठीक है। तो और उसके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो जो लोकल अथॉरिटी है उस टाइम पे वहाँ के जो जिनेवा स्विट्जरलैंड के जो रूल थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। तो उनका क्या होता है कि उस आर्मी ऑफिसर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और लोकल अथॉरिटीज़ उनको क्या करती हैं, काफ़ी हार्ड हैंडेडली उसको लेके चलती हैं। तो उस प्रोसिक्यूशन और उस कहीं उनको जेल ना हो जाए उससे बचने के लिए वो जिनेवा से चले जाते हैं, और 10 साल के जो रूसो हैं उनको उनके जो रिलेटिव हैं उनके हवाले छोड़ जाते हैं कि जो उनकी एजुकेशन और परवरिश है वो अब उनके रिलेटिव करेंगे। तो रिलेटिव के हाथों तो ऐसे एजुकेशन बच्चे को मिलनी है। तो इसमें हम देखते हैं कि रूसो की जो एजुकेशन जो है वो बड़ी इरेगुलर रहती है, ठीक है, क्योंकि माता पिता का तो प्रभाव अलग ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव का मामला था। तो उनकी जो एजुकेशन है वो बड़ी इरेगुलर रहती है, ठीक है। वो अपनी ही जो सेल्फ लर्निंग है उसी से सीखते हैं, वो एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, उन्हीं से वो नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। इसके बाद वो क्या करते हैं, जब वो 16 साल के होते हैं तब वो भी जनेवा छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके फादर क्या है कि उस डिस्प्यूट के बाद वो लौट के नहीं आए। जब उनके फादर लौट के आते हैं, क्योंकि 10 साल के थे जब रूसो को उनके जो रिलेटिव हैं उनके हवाले छोड़ गए थे, लेकिन 6 साल बाद रूसो ने जब घर छोड़ा तब उनके फादर वापस जिनेवा में आते हैं। लेकिन तब तक अपनी जो यात्रा है रूसो खुद से स्टार्ट करने के लिए 16 साल में वो घर छोड़ देते हैं, और अलग अलग जगह पे वो घूमते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, और यहीं पे वो क्या हो जाते हैं, प्रोटेस्टेंट से कैथोलिक बन जाते हैं। बेसिकली ऐसा क्यों होता है, एक जो लेडी है, मैडम वॉरेंस, उनके वो कांटेक्ट में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये इधर उधर घूम रहे थे, ना इनके पास रहने के लिए जगह थी, ना खाने के लिए ज़्यादा खाना था। तो बेसिकली जो 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 मैडम वॉरेंस थी वो इनको शेल्टर प्रोवाइड करती है, वो इनको खाना प्रोवाइड करती है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए इनकी सिंपैथी गेन हो जाती है। लेकिन वो जो मैडम वॉरेंस थी वो क्या थी, वो कन्वर्जन करती थी कि जो लोग प्रोटेस्टेंट बन गए हैं क्रिश्चियनिटी में, प्रोटेस्टेंट मानने लगे हैं सेक्शन को, उनको प्रोटेस्टेंट को वो क्या करती थी, कन्वर्ट करती थी कैथोलिक में। तो ऐसा ही जब वो उनके कांटेक्ट में आते हैं
वो एक सिंपैथी गेन करती हैं इनकी, क्योंकि उनको शेल्टर प्रोवाइड करती है, क्योंकि इधर उधर घूम रहे थे, इनका कोई परमानेंट रहने की ना ही कोई जगह थी, ना ही कुछ खाने का ठिकाना था। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे हम होप्स को देखते हैं तो कैवेंडिश फैमिली है रॉयल फैमिली, वैसे ही उनको क्या प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। यहाँ रूसो की तो और भी ज़्यादा बुरी हालत थी। ठीक है, तो वो इस हिसाब से मैडम वॉरेंस है, वो क्या है, वो इनकी सिंपैथी गेन करती हैं और ये कहीं ना कहीं प्रोटेस्टेंट से जो कैथोलिक है वो भी बन जाते हैं। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जो इनका जो इमाइल जो वर्क आता है एजुकेशन पे, उसमें ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों को ही क्रिटिसाइज कर देते हैं। सबसे पहले जब हम होप्स को देखते हैं तो होप्स क्या होता है, जो कैवेंडिश जो फैमिली है, रॉयल फैमिली है, वो कैथोलिक फैमिली है, वो कैथोलिक फैमिली की तरफ टिल्टेड होते हैं। फिर हम जॉन लोक को देखते हैं तो जॉन लोक के जो फादर हैं वो क्या होते हैं, लॉयर होते हैं। ठीक है, वो प्रोटेस्टेंट की तरफ टिल्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई साहब कैथोलिक तो बनते ही हैं, लेकिन बाद में जब ये अपना जो इनका जो वर्क है माइल ऑन एजुकेशन, ठीक है, उनको जो हम बाद में देखेंगे कि कैसे जो मैरी वोल्सनक्राफ्ट है, जो कि ग्रैंड मदर मानी जाती है लिबरल फेमिनिज्म की, वो भी क्रिटिसाइज करती है इनके वर्क को, इमाइल को। तो उसी में ये क्या करते हैं, ऑन एजुकेशन में वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं और जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है दोनों को ही क्रिटिसाइज कर देते हैं। तो इससे भी इनको काफ़ी क्या है, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है दोनों का ही। तो यहाँ पे हमने देखा। और उसके बाद हम देखते हैं इनका जो प्रोसिक्यूशन है और एग्जाइल है। बेसिकली इसमें यही है कि इन्होंने जो इनका जो वर्क था, मैंने बताया इमाइल जो वर्क था, उसमें बेसिकली इन्होंने क्या दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसका क्या मतलब है, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन उनको बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं उनको फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? बेसिकली इमाइल जो उनका वर्क था एजुकेशन पे, ठीक है, यहीं आपको एक पॉइंट और मैं याद दिला दूं, जो रिपब्लिक जो वर्क था किसका, प्लेटो का, उनको भी ये क्या कहते हैं कि एजुकेशन पे ये क्या है, ये सबसे बेस्ट वर्क है। ये उनकी स्टेटमेंट थी प्लेटो के जो रिपब्लिक वर्क पे। और अपने जो वर्क है इमाइल, इसमें ये भाई साहब क्या करते हैं, ये देते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब है कि आज के टाइम पे जो रिलीजियस एजुकेशन दी जा रही है वो बकवास है, हमको नेचुरल एजुकेशन चाहिए। ठीक है, इसी चीज़ को वो लिंक करके बात बताते हैं कि जो साइंस और आर्ट जिस हिसाब से आज डेवलप हो रही है, आगे हम देखेंगे कि साइंस जो एक ऐसे लिखते हैं जिसकी वजह से ये इंटेलेक्चुअल जो लॉबी है उसमें अपनी एंट्री करते हैं। और उसमें वो बताते हैं कि कैसे जो आर्ट्स और साइंस जो आज के टाइम पे डेवलप हो रही है वो ग्रोथ की तरफ नहीं ले जा रही लोगों को। ठीक है, वो क्या कर रही है कि आदमी को क्या बनाती है, वो आदमी को बनाती है डिप्रेव्ड एनिमल। इसीलिए ये कहते हैं कि मैन इज ए डिप्रेव्ड एनिमल। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल आपके बोलते हैं कौन, एरिस्टोटल। फिर बोलते हैं मैन इज ए पावर सीकिंग एनिमल, आपके कौन बोलते हैं, थॉमस होब्स। अब रूसो बोलते हैं कि मैन इज ए डिप्राइव्ड एनिमल। ठीक है, ऐसा वो इसलिए बोलते हैं कि जो आर्ट्स और साइंसेज हैं वो डेवलप हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आदमी की जो थिंकिंग है वो गिरती जा रही है, वो प्रोडक्टिव नहीं हो रही, वो क्रिएटिव नहीं हो रही, वो क्रिएशन नहीं हो रहा, वो सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड क्रिएशन, यहाँ पे रूसो समझाने की कोशिश करते हैं। तो खैर अभी उसमें क्या है कि जो उनकी जो वर्क है इमाइल ऑन एजुकेशन, तो उसमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं और वो बताते हैं कि ये धर्म में जो एजुकेशन जो हमें दी जा रही है ये बकवास है, ये बंद करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से जो उनके जो धर्म है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, जो क्रिश्चियनिटी के अंदर ही आते हैं, वो नाराज हो जाते हैं और उनकी वजह से उन्हें क्या होना पड़ता है, स्विट्जरलैंड उन्हें छोड़ना पड़ता है और उसके बाद उन्हें अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो डेविड ह्यूम है उनको इंग्लैंड भी इनवाइट करते हैं कि आप यहाँ आके रह सकते हैं, लेकिन वहाँ से भी वो क्या करते हैं, कुछ दिन इंग्लैंड जाते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। और उसी दौरान क्या करते हैं, वो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते डेविड ह्यूम पे। इसलिए डेविड ह्यूम भी हम देखेंगे क्रिटिसिज्म जब देखेंगे तो रूसो को क्रिटिसाइज करते हैं उनके बड़े ही रूड बिहेवियर के लिए। ठीक है, फिर वो आते हैं फ्रांस में वापस आ जाते हैं और वहाँ पे 1767 तक वो अपना जैसे तैसे काम चला के फ्रांस में वो रहते हैं छुप के। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि 1778 में फ्रांस में उनकी क्या हो जाती है, हार्ट स्ट्रोक की वजह से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद उनको क्या नेशनल हीरो का दर्जा दिया जाता है और अपनी लाइफ में वो कैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है उसको वो प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी उनकी बायोग्राफी के बारे में। उनका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सबसे पहले आता है वो आता है जनरल विल, जिसमें दो विल के बारे में वो बात करते हैं। एक तो आती है आपकी रियल विल, एक आती है आपकी एक्चुअल विल। वो बताते हैं कि जो रियल विल है ना वो ही जनरल विल है, वो ही सुप्रीम विल है। जो एक्चुअल विल है ना ये तो आर्टिफिशियल विल है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वो बताते हैं कि जनरल विल क्या है। वो बताते हैं कि जनरल विल है कलेक्टिव विल ऑफ सिटीजन ऑफ स्टेट। ठीक है, जो कि उसका एम क्या है, कॉमन गुड के बारे में बात करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। कॉमन गुड और कॉमन इंटरेस्ट के बारे में मतलब है कि वो कम्युनिटी के गुड के बारे में बात करते हैं, कम्युनिटी के इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करते। वो कहते हैं कि ये रिप्रेजेंट क्या करती है कि बेस्ट फॉर द सोसाइटी,
रेदर देन इंडिविजुअल विल्स, कि जो आपकी जनरल विल है जिसमें दो विल आती हैं बेसिकली ह्यूमन विल, वो बताते हैं दो टाइप की विल आती हैं, एक रियल विल एक एक्चुअल विल। और जो रियल विल है ना वही जनरल विल है, और वही क्या डेवलप करती है आपका जो कॉमन गुड को डेवलप करती है, कॉमन इंटरेस्ट को डेवलप करती है, जो कि क्या करती है सोसाइटी को ही, सोसाइटी के डेवलपमेंट को क्या करती है आगे लेके जाती है। यहाँ इंडिविजुअल विल का कॉन्सेप्ट को नहीं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट को के बारे में बात नहीं करते। वो बताते हैं कि जो जनरल विल है और प्राइवेट विल है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जो जनरल विल है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट को फोकस करती है, सोसाइटी के इंटरेस्ट को फोकस करती है, एंटायर जो कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट को, कॉमन गुड को प्रमोट करती है। वहीं पे प्राइवेट विल है तो ये वर्ड से हमें डिफाइन हो रहा है कि जो प्राइवेट विल है वो क्या है, पर्सनल डिजायर है, इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन की तरफ है, ठीक है, ये अलाइन नहीं होती कॉमन गुड के साथ। तो इसी में वो डिफरेंस बताने की बात करते हैं कि जो जनरल विल है वो कम्युनिटी की विल है, वो रियल विल है, और जो आपकी जो प्राइवेट विल है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल विल है, एक्चुअल विल है, वो जो कि इंडिविजुअल पे फोकस करती है। इसी जनरल विल कॉन्सेप्ट में वो कॉन्सेप्ट देते हैं फ्रीडम का, कि फ्रीडम क्या है। फ्रीडम का मतलब है कि रूसो कहते हैं कि ट्रू फ्रीडम है फाउंड इन ओबिडेंस ऑफ जनरल विल, कि हमें क्या जनरल विल जो रियल विल है जिससे सोसाइटी में डेवलपमेंट आता है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, वो फ्रीडम है। और जब एक इंडिविजुअल अपने जनरल विल से काम करता है तो वो क्या होता है, फ्री और इक्वल मेंबर ऑफ कम्युनिटी होता है, ठीक है, कि अकॉर्डिंग व्हेन इंडिविजुअल एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज जनरल विल, मतलब रियल विल के अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है तो वो फ्री होता है, इक्वल मेंबर ऑफ कम्युनिटी होता है। वो इसी में देते हैं रिलेशन विद डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कि वो बताते हैं कि एक तो यही है कि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। बेसिकली इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की वजह से ही वो बताते हैं कि पॉपुलेशन 10,000 लिमिटेड ठीक है, यदि पॉपुलेशन स्टेट में बढ़ गई तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होगी, और डायरेक्ट पॉपुलेशन कम है तो उसके दो बेनिफिट है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, सभी का पार्टिसिपेशन होगा, और जब पॉपुलेशन रूसो के अकॉर्डिंग ये है कि पॉपुलेशन लिमिटेड रहेगी 10,000 में, तो लोगों का जो आपसी बॉन्ड है जो सोसाइटी में, अभी वो क्या जनरल विल के बारे में रियल विल में क्या बताते हैं, कॉमन गुड की बात करते हैं, सोसाइटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो सोसाइटी डेवलपमेंट कब होगा, कि उस सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो अच्छी हो, तब जो कॉमन गुड है उस पर वो हम अचीव कर सकते हैं, जो सोसाइटी की तरफ है वो हम अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कि रूसो कहता है कि लिमिटेड पॉपुलेशन ठीक है 10,000, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रूसो बताते हैं कि 10,000 पॉपुलेशन आपकी ठीक है, उससे क्या है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी प्रमोट होती है, और क्या है कि जो पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है, और तीसरा सबसे अच्छा बेनिफिट है कि सोसाइटी में क्या है, लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बनी रहती है। आज के टाइम पे यदि हम देखते हैं कि इंडिया में 142 करोड़ पॉपुलेशन है और आप कहने लगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पे अप्लाई कर दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी चीज को देखते हुए रूसो कहते हैं कि जो आपका जो स्टेट है उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी तुम्हें रखनी है तो जो पॉपुलेशन है वो आपको लिमिट रखनी पड़ेगी, क्योंकि रिसोर्सेज का भी देखना है आपको। तो 10,000 पॉपुलेशन आपकी ठीक है। तो इसमें ये बताते हैं कि रूसो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो प्रमोट करते हैं वो बताते हैं कि ये जनरल विल इज क्लोजली लिंक्ड विद आइडिया ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जनरल विल क्या है, रियल विल है, और रियल विल का मतलब क्या है कि आपका कम्युनिटी का डेवलपमेंट, और कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, सबका पार्टिसिपेशन होगा, और आपस में जो लोग हैं उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो इसलिए वो बताते हैं कि जो आपका जनरल विल का जो कॉन्सेप्ट है वो लिंक्ड है किससे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। और वो बताते हैं कि सिटीजन एक्टिवली पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है, और वो क्या करे, वो एक हिसाब का विश्वास करे, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक अफेयर हेल्प्स टू इंश्योर जनरल विल इज ट्रूली रिफ्लेक्टिव ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट। ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जो 10,000 जो लिमिटेड पॉपुलेशन बताते हैं, तो उसके यही रीजन वो जस्टिफाई करते हैं कि जनरल विल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट का बात है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट का तो है नहीं। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसे होगा, एक तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के लिए क्या चाहिए, बॉन्डिंग अच्छी चाहिए, और बॉन्डिंग अच्छी रखनी है तो आपको पॉपुलेशन आपको लिमिट रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 10,000 वो पॉपुलेशन बताते हैं। इसके बाद उनका जो मेन जो इंपॉर्टेंट है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जिसके लिए 3 ही थिंकर हम पढ़ते हैं, एक साथ उनको लेके चलते हैं, जो जिसमें सबसे पहले आपका होप्स आ गया, फिर लोक आ जाएगा, फिर आपका रूसो आ जाएगा। तो रूसो इसमें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसमें स्टेट ऑफ नेचर जो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जो कि आपके प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था जब होप्स पढ़ा था, लोक पढ़ा था, कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है। यदि आज के टाइम पे एग्जांपल लेके चले कि भारत में यदि आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट है, लॉज हैं, इन सभी के हटा दिया जाए सोसाइटी में, सब लोग अपनी मर्जी से रहेंगे, तो वो जो इनिशियल जो कंडीशन है, जब जहाँ पे स्टेट फॉर्म नहीं हुआ है, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं है, कानून नहीं बना है, लोग अपने हिसाब से रहते हैं, तो वो जो एक इनिशियल स्टेज होगी उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर, जिसको होप्स क्या कहते हैं कि उस जो इनिशियल स्टेज है सोसाइटी की, वहां पे क्या है, वॉर ऑल अगेंस्ट ऑल,
कि सब आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। बल्कि लोग क्या कहते हैं फिर कि लड़ाई नहीं कर रहे, वो क्या है, पीसफुल है। वहां पे लोगों के पास क्या है, वो बिल्कुल ही अपोजिट बोलते हैं होप्स के। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस करते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन को, और वहीं पे आपके होप्स के एक्सपीरियंस करते हैं जो इंग्लैंड का जो सिविल वॉर था, इतना ज़्यादा वहाँ पे ब्लड साइड हुआ था। और यहाँ पे अब लोग क्या करते हैं, लोग एक्सपीरियंस करते हैं 1688 का ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसमें ना के बराबर ब्लड साइड हुआ था। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वहाँ पे क्या है, सब पीसफुल है। वहाँ पे लोगों के पास नेचुरल राइट भी है, जो कि लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी आपके लोग देते हैं। तो यहाँ पे रूसो क्या कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो क्या है, एक हाइपोथेटिकल प्री सोसाइटल कंडीशन है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, जहां पे लोग क्या है कि इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली मोटिवेटेड बाय सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड बेसिक नीड्स। यहां पे क्या है कि रूसो आपका क्या करता है, होब्स के बिल्कुल ही अपोजिट क्या है, स्टेटमेंट देता है। जहां पे होब्स कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, वॉर ऑल अगेंस्ट ऑल, वहीं पे रूसो क्या कहता है कि यहाँ पे लोग क्या है, नेचुरली पीसफुल रह रहे हैं, वहां पे कोऑपरेटिव है। लेकिन रूसो उसके साथ साथ ये भी चीज ऐड कर रहे हैं कि लोग क्या है, करप्टेड बाय सोसाइटी एंड प्रॉपर्टी। अभी हम उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे वो जो प्रॉपर्टी है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, कैसे वो कहते हैं कि आदमी गलत नहीं है, सोसाइटी गलत है, इसलिए आपको सोसाइटी में चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे वो कहते हैं कि जो उनका डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी है उसमें हम देखेंगे कैसे वो जो प्रॉपर्टी है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है जिसमें वो बोलते हैं कि आदमी क्या है, आदमी सोसाइटी में पैदा तो सभी इक्वली होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की वजह से उनमें क्या आती है, इनइक्वालिटी आने लगती है। वो आज के टाइम पे भी आप देखते हैं, जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है आप उसको मतलब अलग ही लेवल पे आप उसको हाँकते हैं, ठीक है। तो वो यही बताते हैं आपके रूसो कि जो सोसाइटी में लोग जो पैदा होते हैं वो सभी इक्वली पैदा होते हैं, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी गेन करने की वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती है। वो बताते हैं कि सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर्म करता है कलेक्टिव बॉडी पॉलिटी, एंश्योर करे जो फ्रीडम, इक्वालिटी, प्रोटेक्शन ऑफ ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी। और वो कहते हैं कि जो बाय एंटरिंग द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिविजुअल है वो एग्री करे, यूनाइट अंडर द जनरल विल टू क्रिएट ए गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट कॉमन गुड। बेसिकली यही है कि क्या है कि वहां पे क्या है कि सभी लोग एकजुट हों अपनी विल से, अपनी जनरल विल से, अपनी रियल विल से, ठीक है, ताकि वो एक गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएं। और वो गवर्नमेंट क्या होगी, जो रिफ्लेक्ट करे कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए नहीं है। और यहाँ पे वो बताते हैं कि सोवरेन यहाँ पे कौन है, लोग सोवरेन है। जब थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन वो देते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि आप रिवोल्ट कर सकते हैं यदि गवर्नमेंट जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपने जब किया था गवर्नमेंट फॉर्म करते टाइम उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है, ठीक है। यहीं पे वो बताते हैं फ्रीडम और इक्वालिटी के बारे में कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एम क्या है, टू क्रिएट सोसाइटी जहां पे सभी इंडिविजुअल क्या हो, इक्वल हो अंडर द लॉ। वहां पे किसी एक को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, कि कानून की नज़र में सब इक्वल हो। तो वो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एम बताते हैं। अब उनकी जो इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले जो उनका आता है जो डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज, जिसमें बेसिकली ये जो बुक नहीं है, ये एक ऐसे लिखते हैं जो कि एक जो कॉन्टेस्ट है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाती है अकेडमी दिजोन के द्वारा, जहाँ पे वो विनर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्राइज विनर होते हैं। और इसकी वजह से ही, इस ऐसे की वजह से ही क्या होते हैं, वो एक इंटेलेक्चुअल लॉबी में अपनी एंट्री पहचान बनाते हैं, ठीक है। डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंसेज में वो बताते हैं कि इम्पैक्ट बताते हैं आर्ट ऑफ साइंसेज का मोरलिटी पे, जो आदमी की मोरलिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। वो बताते हैं कि जो प्रोग्रेस हुई है जो आर्ट्स एंड साइंसेज में, उसने क्या किया है, वो जो करेक्ट कर दिया है। बेसिकली आर्ट्स और साइंसेज की जो प्रोग्रेस है उसको हम देखते हैं कि उसके साथ साथ जो आदमी की थिंकिंग है, मोरलिटी भी डेवलप हुई है। लेकिन यहाँ पे रूसो बिल्कुल ही अपोजिट बताते हैं कि आपका जो आर्ट्स और साइंस क्या है, डेवलप हुई है, लेकिन उसकी वजह से जो आदमी की जो मोरलिटी है, मोरल वैल्यूज़ हैं, वो बिल्कुल ही गिर गई हैं आपके आर्ट्स और साइंसेज की वजह से, ठीक है। वो बताते हैं कि सिविलाइजेशन और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट क्या है, इसकी वजह से आपकी उसकी वजह से जो सोसाइटी में क्या है वहाँ पे इनइक्वालिटी बढ़ी है आर्ट्स और साइंसेज के आने की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से। इसीलिए इस वर्क की वजह से ही जो वोल्टायर है उनको क्रिटिसाइज करते हैं और एक स्टेटमेंट देते हैं कि भाई साहब आपकी एक बुक मिली है मुझे जो कि जो मानव सभ्यता है उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट है, और इसके लिए आपका धन्यवाद। जब हम उनका क्रिटिसिज्म देखेंगे, जब वोल्टायर की स्टेटमेंट में आपको मैं बताऊंगा, बेसिकली इसी वर्क के लिए वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि जहाँ पे आर्ट्स और साइंसेज डेवलप करती हैं तो वहाँ पे
ह्यूमन की जो प्रोग्रेस है, इंसान की जो प्रोग्रेस है वो भी साथ के साथ डेवलप करती है। लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल ही रूसो बिल्कुल ही अपोजिट बोल देते हैं कि आर्ट्स और साइंसेज जिस हिसाब से डेवलप हुई हैं वहाँ पे लोगों की जो मॉरलिटी है वो भी खत्म होगी। कहीं ना कहीं यदि आज के टाइम पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं रूसो बिल्कुल करेक्ट नजर आते हैं हमें। साइंसेज, आर्ट्स और साइंसेज तो डेवलप हुई हैं, लेकिन जो आदमी की जो मॉरलिटी है वो धीरे धीरे गिरती नजर आई है। और रूसो का जो वो उस टाइम का जो ऐसे लिखा हुआ था तो वो आज भी प्रैक्टिकली आपका एप्लीकेबल है। दूसरा जो उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क आता है उसमें वो बताते हैं डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी, जिसमें दो इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। एक तो होगी नेचुरल इनइक्वालिटी, एक होगी मोरल इनइक्वालिटी। और वो बताते हैं, एग्जामिन करते हैं नेचर एंड ओरिजिन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी का। जो स्टेटमेंट थी मैंने आपको बताई थी, जिसमें रूसो आपके कहते हैं क्या कि आदमी सोसाइटी में पैदा तो इक्वली होता है, लेकिन उसके बाद इनइक्वालिटी क्यों आती है? राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से इनइक्वालिटी आती है। वो बताते हैं कि जो रूसो क्या बताते हैं कि इनइक्वालिटी इज नॉट ए नेचुरल कंडीशन बट ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। कि नेचुरल जो यदि नेचुरल कंडीशन होती तो पैदा होते ही आप अनइक्वालिटी को एक्सपीरियंस करते, लेकिन यहाँ पे अनइक्वालिटी कब आती है? जब आप सोसाइटी में आ जाते हैं, तब आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, तब इनइक्वालिटी आती है। तो यहाँ पे रूसो यही बताने की कोशिश करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से ये सब इनइक्वालिटी लोगों को फेस करनी पड़ती है सोसाइटी में, ठीक है। और इसी चीज़ को बताते हैं कि करप्ट और अनइक्वल सोसाइटी इमर्ज होती है सिविलाइजेशन की। इस वजह से ही क्या है आपकी जो सोसाइटी में क्या है, करप्शन और अनइक्वल सोसाइटी आपकी राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से आपकी डेवलप होती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट उनका वर्क है जिसमें वो बात करते हैं डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें वो रिलेशनशिप बताते हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के बीच में। कैसे बताते हैं कि वो बताते हैं कि स्टेट इज मैनेजिंग द इकोनॉमी एंड एंश्योर द वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली। वो बताते हैं कि स्टेट क्या है, वो क्या करेगा, मैनेज करेगा इकोनॉमी को, और जो वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसको फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऐसा नहीं है कि जो वेल्थ है वो किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में चली जाए, बाकी सोसाइटी बस देखती रहे। और वो बताते हैं कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्ट करना सिटीजन की प्रॉपर्टी को और एंश्योर करना कि सोसाइटी में सोशल जस्टिस हो, और लिंक करते हैं उनको किसमें, इकोनॉमिक पॉलिसी टू जनरल विल। तो बेसिकली इस बुक में पॉलिटिकल इकोनॉमी में इसको इकोनॉमी को सोसाइटी के साथ लिंक करने की बात करते हैं। उनका जो फोर्थ जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है जूली, उनका 1761 में आता है, जिसमें बेसिकली वो बताते हैं नोवेल एक्सप्लोरिंग लव, मोरलिटी और सोसाइटी। और जिसमें वो बताते हैं कि एक स्टोरी बताते हैं इम्पॉसिबल लव की बिटवीन जूली एंड जो उनके जो टीचर थे सेंट प्रो, उसके बारे में। और एक्सप्लोरिंग करते हैं थीम ऑफ पैशन, ड्यूटी और टेंशन बिटवीन द इंडिविजुअल डिजायर और सोशल एक्सपेक्टेशंस। तो इन सब के बारे में बात करते हैं। वो डिस्कस करते हैं आइडल ऑफ रूरल लाइफ और वो करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन अर्बन सोसाइटी। जो अर्बन सोसाइटी है उसमें कैसे जो करप्टिंग इन्फ्लुएंस आ रहा है उसके बारे में इस बुक में वो डिस्कस करते हैं। और जो उसकी सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछी भी जाती है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक की जो पहली लाइन है कि मैन इज बोर्न फ्री बट ही इज इन चेन एवरीवेयर, ठीक है। वो बताते हैं कि आदमी पैदा क्या होता है, फ्री होता है, लेकिन बाद में अपने आप को चेन में जकड़ा हुआ पाता है। और इसी जो बुक है इसका जो एंड है वो करते हैं कि मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री, कि आदमी को फोर्स किया जा सकता है ताकि वो आज़ाद हो जाए, ठीक है। इसी में वो थीम बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। रूसो इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जनरल विल जो रियल विल का कॉन्सेप्ट है वो अपनी कौन सी बुक में देते हैं, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसका सही आंसर आएगा। जिसमें वो बताते हैं कि लेजिटिमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी आनी चाहिए किससे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। और किसके द्वारा, सभी लोगों के द्वारा। बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं कि सभी लोग एक पॉलिटिकल अथॉरिटी, लेजिटिमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी लेके आए कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। और वो बताते हैं कि जर्नल विल जो रिफ्लेक्ट करती है कॉमन गुड, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी गुड के बारे में बात करती है। और सॉवरेन कौन है, वो लोग हैं, रूरल और एलीट सॉवरेन नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूसो के अकॉर्डिंग सॉवरेनिटी किसके पास है, वो लोगों के पास है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो फॉर्म करते ही हैं, और यदि ऐसा लगता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जिस टाइप की उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी उस टाइप के जो वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पा रही है तो वो उसको हटा भी सकते हैं। उनका जो बहुत कंट्रोवर्शियल वर्क था इमाइल ऑन एजुकेशन, जिनको क्रिटिसाइज भी करती हैं। बेसिकली इस वर्क में क्या है कि एजुकेशन पे तो था, इसमें वो बताते हैं कि महिलाओं को एजुकेशन देनी चाहिए। तो क्यों? क्योंकि वो जो आदमी है, मैन है, उनको क्या कर पाए, सर्व कर पाए, बल्कि एक हिसाब से दासी के तौर पे जैसे दिखाया गया था। इसकी वजह से ही जो मैरी वुलसनक्राफ्ट है वो अपने वर्क में विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन, ये काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ये आप नोट डाउन कर लें
कि जो इमाइल ऑन एजुकेशन जो बुक है रूसो की, उनको कौन क्रिटिसाइज करता है? उनको क्रिटिसाइज करती है मैरी वोल्सनक्राफ्ट, जिनको बोला जाता है ग्रैंड मदर ऑफ लिबरल फेमिनिज्म। और वो कौन सी बुक में क्रिटिसाइज करती हैं? वो विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन। और यहीं पे मैं आपको बोलूं कि जो मैरी वोल्सनक्राफ्ट की जो बुक है विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन, उसमें वो किसको क्रिटिसाइज करती हैं? वो एडमंड बर्ग को क्रिटिसाइज करती हैं। तो जो बहुत ही छोटा सा वर्ड का डिफरेंस है, वहां पे वुमेन है, यहाँ पे मैन है। तो बेसिकली जब भी विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन आएगा तो उसमें वो रूसो को क्रिटिसाइज करेंगे, और विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन आएगा तो वो एडमंड बर्ग को क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये दोनों ही आप फैक्ट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके काफी बार एग्जाम में पूछे भी गए। इमाइल ऑन एजुकेशन में वो एजुकेशन आउटलाइन करते हैं, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन और चाइल्ड रेयरिंग के बारे में, कि बच्चों को किस टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। इसी में वो कॉन्सेप्ट देते हैं आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में वो क्या बताते हैं कि ये जो रिलीजियस एजुकेशन दी जा रही है, इसको हटाओ, ये सब बकवास है। आपको किस टाइप की एजुकेशन आपको देनी पड़ेगी? नेचुरल एजुकेशन आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। ये रिलीजियस एजुकेशन आपको हटानी पड़ेगी, जिसकी वजह से भाई साहब को प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का जो क्रिटिसिज्म है वो झेलना पड़ता है, और अपने जहाँ वो पैदा हुए थे वहाँ उनको छोड़ के भागना पड़ता है, फ्रांस वगैरह इंग्लैंड वगैरह रहना पड़ता है, सिर्फ इस वर्क की वजह से, इमाइल ऑन एजुकेशन। क्योंकि यहाँ पे वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं बचने के लिए ये वहाँ से फ्रांस और आपके इंग्लैंड भाग जाते हैं। इसमें वो बताते हैं कि वो जो एजुकेशन क्या है वो अलाउ करती है नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कि एजुकेशन की वजह से ही बच्चों का जो नेचुरल डेवलपमेंट होता है, और एम्फेसाइज करते हैं लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, कि ये जो इमाइल ऑन एजुकेशन है वो बताते हैं कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखें। ये ऐसा नहीं कि रेक्टाफिकेशन से समझाया जा रहा है कि हाँ ये होता है बस पढ़ लो। आपको क्या क्या करना है? थ्योरेटिकल चीज़ों पे ना फोकस करके आपको प्रैक्टिकल होने की बात, बेसिकली रूसो यही कहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। आपको अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना पड़ेगा। जैसे कि आपका क्या था, जॉन लोग क्या कहते हैं, अपना कॉन्सेप्ट देते हैं तबुला रासा, कि माइंड क्या है? क्लीन स्टेट है। तो उसमें यदि आपके दिमाग में यदि आपको नॉलेज इम्प्रिंट करनी है तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आपका जितना एक्सपीरियंस होगा, जितनी ऑब्जर्वेशन होगी, उतनी नॉलेज धीरे धीरे आपके दिमाग पे इम्प्रिंट होती चली जाएगी, ठीक है। और यहीं पर रूसो भी यही बात कहते हैं कि आपको एक्सपीरियंस से सीखना है, आपको प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। वो बताते हैं कि चाइल्ड शुड बी अलाउड डेवलप फ्रीली, लर्न फ्रॉम नेचर, ठीक है, वेल अराउंड मोरल एंड ऑटोनोमस इंडिविजुअल। बेसिकली वो नेचुरल जो आपकी एजुकेशन है उसी को प्रमोट करते हैं। एक्सपीरियंस, जो आपके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है उसको देख के सीखें, क्योंकि अभी हम जिस हिसाब से उनका एजुकेशन सिस्टम देखते हैं कि 10 साल के बाद उनके जो रिश्तेदारों के पास उनको छोड़ दिया जाता है, और उनका कोई बहुत ही एलीट एजुकेशन, जैसे ऑक्सफोर्ड वगैरह से आपका लोग वगैरह पढ़े हुए थे, तो ऐसा कोई एलीट एजुकेशन इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़े थे वो। उनकी जो एक्सटेंसिव लर्निंग थी, एक्सटेंसिव रीडिंग हैबिट्स थी, उनकी वजह से वो ज़्यादा पढ़े थे। तो इसीलिए वो बताते हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट जो चल रहा है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसी में वो एक्सपीरियंस करके आपको एजुकेशन पढ़नी है, एजुकेशन लेनी है, नॉलेज गेन करना है। ये आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। रट्टाफिकेशन आपके धर्म में आपको सिखाया जाता होगा, लेकिन आपको ये हटाना है, आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन लेके आनी है। तभी आपकी इंसानियत में जो आर्ट्स और साइंसेज डेवलप हो रही हैं, तो उसके साथ साथ आपकी इंसानियत में मोरलिटी भी बची रहेगी। वरना जैसे वो ऐसे उन्होंने लिखा था डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज में, तो बेसिकली वैसा ही होगा, मोरलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो बताते हैं कि नेचुरल एजुकेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और जो इम्पोर्टेंट वर्क है उनका कन्फेशंस, जो कि एक आपकी उनकी ऑटोबायोग्राफी है, अकाउंट्स ऑफ रूसोज लाइफ, जिसमें वो थॉट्स, इमोशन, एक्सपीरियंसेस, इन सब के बारे में बात करते हैं। वो एक्सप्लोर करते हैं रिलेशनशिप, स्ट्रगल बिटवीन हिज आइडियाज़, ठीक है, इन सब के बारे में वो बात करते हैं। अब उनकी जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और वो कौन सी बुक में दी गई थी, तो वो हम देख लेते हैं। कि जो मैंने बताया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है उनकी वो स्टार्ट ही कहाँ से होती है कि मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेंज, ठीक है। और ये खत्म कहाँ पे होती है? जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है वो स्टेटमेंट से खत्म होती है कि मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इमाइल जो उनके एजुकेशन पे बुक है वो बताते हैं कि वर्ल्ड इज ए रियलिटी हैज इट लिमिट्स, और इमेजिनेशन क्या है? बाउंडलेस है। कि वर्ल्ड की जो रियलिटी है ना वो लिमिट्स है, लेकिन आपकी जो इमेजिनेशन है वो बाउंडलेस है। तो आप अपने जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस है, उससे सीखो। तो इसलिए वो बताते हैं, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तो दोबारा बताते हैं जनरल विल ऑलवेज राइट। ये भी मैंने आपको बताया था कि जनरल विल जहाँ भी आपको लिखा दिख जाए तो वो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनकी बुक आएगी। इमाइल बुक है उसमें भी ये मैडमैन इटसेल्फ इज मैडनेस इसका कॉन्सेप्ट देते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो प्रीफर करते हैं लिबर्टी, कि लिबर्टी विद डेंजर में प्रीफर करूंगा रेदर देन पीस विद स्लेवरी। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बात करते हैं। और उसके बाद वो बताते हैं कि पेशेंस इज बेटर, बट पेशेंस कड़वा हो सकता है लेकिन उसका जो फल है ना वो मीठा मिलेगा। और उसकी जो डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी है
इस बुक में उनकी जो फेमस स्टेटमेंट है जिसमें वो बताते हैं कि पहला आदमी वो जिसने एक ज़मीन के चारों ओर क्या की थी, फेंसिंग की थी, और कहा था क्या है, ये मेरी ज़मीन है, उसी ने कहीं ना कहीं डेवलप किया था आइडिया किसका, प्रॉपर्टी का, सिविल सोसाइटी में। तो इसीलिए वो बताते हैं कि प्रॉपर्टी की वजह से ही आपकी सोसाइटी में क्या है, इनइक्वालिटी है। और डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी में 2 टाइप की इनइक्वालिटी वो बताते हैं, आपको नोट डाउन कर लेना है, मॉरल इनइक्वालिटी और आपकी नेचुरल इनइक्वालिटी। ठीक है, डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी में बताते हैं कि व्हेन पीपल सेल हैव नथिंग मोर टू ईट, दे हैव टू ईट रिच, कि दे विल ईट द रिच। बेसिकली वो यही बताते हैं कि क्यों, क्योंकि डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी में यही है कि राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से प्रॉपर्टी इतनी एक्वायर कर लेते हैं कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ जाती है, और इतनी इनइक्वालिटी आएगी कि जो बाकी लोग जो कि गरीब हैं, तो वो क्या होगा, उनके पास कुछ नहीं करने को होगा, तो वो क्या करेंगे, जो रिच हैं उनको मार गिराएंगे, उनको खा जाएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ से हमें एक जो मार्क्स का जो आइडिया है वो हमें हल्का सा नज़र आता है। तो मार्क्स इस चीज़ से एग्री भी करते हैं, लेकिन एग्री रूसो के साथ वो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन पे नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो पीसफुल मीन की बात करते हैं कि आप उनको नॉर्मली उखाड़ फेंक सकते हैं, लेकिन इस चीज स्टेटमेंट के साथ मार्क्स उनसे एग्री करते हैं। अब उनका देखते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म तो मैंने बताया था आपका कि रूसो का डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज है, जिसमें वो बताते हैं कि आर्ट्स और साइंसेज डेवलप तो हुई हैं, लेकिन उसकी वजह से जो मॉरलिटी है वो खत्म हो गई है। तो इसीलिए वो स्टेटमेंट जो वोल्टायर है वो स्टेटमेंट देते हैं आपकी, कि वो क्या देते हैं कि महाशय आपकी एक बुक है जो कि ह्यूमन रेस के अगेंस्ट है, वो मुझे मिली है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मतलब सरकास्टिक वे में वो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो आर्ट्स और साइंसेज को ये कहते हैं कि आर्ट्स और साइंसेज की वजह से जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसका भी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पे रूसो बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं। इसीलिए वोल्टायर उनको क्रिटिसाइज करते हैं सरकास्टिक वे में। और वोल्टायर वही है जो कि डिफरेंस बताते हैं आपको रोमन एम्पायर और होली रोमन एम्पायर में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि रोमन एम्पायर और होली रोमन एम्पायर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो वोल्टायर उस पर भी एक स्टेटमेंट देते हैं कि होली रोमन जो एम्पायर है ना, इसमें वो ना ही होली है, ना ही रोमन है, और ना ही कोई एम्पायर है। बसरते वो वोल्टायर यही बताने की बात करते हैं कि जो होली रोमन एम्पायर है वो नाम से तो आपको रोमन एम्पायर जैसा लग रहा होगा, लेकिन एक भी सिमिलरिटी नहीं है होली रोमन एम्पायर में रोमन एम्पायर जैसी। ये वही वोल्टायर है। अब उसके बाद जो क्रिटिसिज्म है डेविड ह्यूम का आता है। बेसिकली वो ही इनको क्या बुलाते हैं, इंग्लैंड रहने के लिए बुलाते हैं फ्रांस से, लेकिन वहाँ पे क्या कुछ दिन तक जो आपके रूसो उनके पास रहते हैं और वो वहाँ से वो दोबारा फ्रांस आ जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता डेविड ह्यूम पे। तो इसीलिए वो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो क्या है, हमेशा डाउट करते हैं और सेल्फ सेंट्रिक आपके आदमी हैं, रूसो को बोलते हैं। एडमंड बर्ग को जब भी हम देखते हैं तो वो क्या है, कंजर्वेटिव हैं। तो इसलिए वो क्या करेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, क्योंकि जो आपका रूसो थे वो बिल्कुल ही लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करते थे, और फ्रेंच रेवोल्यूशन लेके आए तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो कस्टम थे उनको ब्रेक डाउन कर दिया। तो एक कंजर्वेटिव उस चीज़ को थोड़ी सहन कर पाएंगे। एडम स्मिथ उनको क्रिटिसाइज करते हैं, किस लिए, रूसो का जो पॉइंट ऑफ व्यू था प्रॉपर्टी और इनइक्वालिटी की वजह से, क्योंकि वो बताते हैं कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी किसकी वजह से आती है, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन एडम स्मिथ क्या है, कैपिटलिस्ट है अपने आप में, पॉलिटिकल इकोनॉमी के फादर है। और मैरी वोल्सनक्राफ्ट तो उनको क्रिटिसाइज करती हैं। मैंने आपको बताया था विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन में कि वो बताती हैं कि क्योंकि इमाइल जो उनका एजुकेशन वर्क था उसमें वो बताते हैं कि जो एक हिसाब से जो औरत है वो मर्द की क्या है, दासी है। और कार्ल मार्क्स भी क्रिटिसाइज करते हैं बसरती इनकम्प्लीट रेवोल्यूशनरी आइडिया, कि कंप्लीट रेवोल्यूशन का आइडिया नहीं दिया। बेसिकली मार्क्स उनसे इन चीज़ें तो एग्री करते हैं कि इनइक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती है, वो तो जायज़ भी है, मार्क्स का आइडियाज़ भी कुछ ऐसे ही है। ठीक है, तो ये जो आज जो कंप्लीट जो हमने रूसो का देख लिया है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि रूसो देखने से पहले आप होब्स देखें, जॉन लॉक देखें, फिर आप रूसो देखें, क्योंकि ये तीनों ही थिंकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बिलीव करते हैं। और काफ़ी बार आपसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे पूछा भी गया है, इनसे कंपैरिजन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूँ रूसो का जो काफ़ी बुक जो लगभग जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, और यदि आपको ये चीज़ें जो ये कंटेंट है यदि आपको पसंद आ रहा है और चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो इसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। और जो पॉलिटिकल साइंस के जो आपके साथी हैं जो टीजीटी, पीजीटी या फिर यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अपना जो एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनकी तैयारी में लगे रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।